हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फास्ट आईएएस एकेडमी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमारा जो टेस्ट नंबर 4 था, यूनिट 3 जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसको आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो चलिए इसके हम डिटेल्ड आंसर डिस्कशन को करना चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा हिमालय के ओरिजिन या उत्पत्ति से संबंधित है। तो हम सभी को हिमालय के बारे में एक दो फैक्ट पता है कि बेसिकली जो हमारे हिमालय है ना, ये हमारे वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन है। अब ये वर्ल्ड में हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि एक ना यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और इनकी हाइट ना हर साल हमारे यहाँ पे लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो आप सभी लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उस थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा हिमालय बना हुआ है ना, वो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कोलिजन से बना हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसी में आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जो हमारे यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, वो भी मूव कर रही है, जबकि जो हमारे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है वो क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो हमारे लिए समझने वाली बात है। अब आपको पता होगा कि जो हमारी ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इसके बीच में एक टेथिस सी था। तो हिमालय की कंडीशन में टेथिस जियोमॉर्फोलॉजी भी सही हो जाता है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेडिमेंट डिपोजिशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन ऑफ रिवर्स ऑफ द यूरेशियन एंड पेनिनसुलर प्लेटू। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो जो भी रिवर ना हमारे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के बीच में बह रही थी, उन सभी के अपसादों के निक्षेपण, संकुचन और संपीड़न से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा डी। तो हमने देख लिया हिमालय के बारे में। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी हमारे लिए ना माउंटेन से ही लिंक या उससे ही रिलेटेड है। अब हमसे पूछ रहा है कि इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो हम सब ना जियोमॉर्फोलॉजी में दो तीन फैक्ट आप सभी ने पढ़े होंगे कि जब भी कोई माउंटेन बनता है ना, इन जनरल वो पॉसिबिलिटी होती है वो फोल्ड माउंटेन के फॉर्म में आता है। फिर धीरे धीरे उसकी बहुत सारी बेदरिंग और इरोजन होती जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, उसकी हाइट वगैरह कम होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली वो रिलेक्ट या रेसिडुअल माउंटेन के फॉर्म में आ जाता है। तो यदि हम भारत के सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें, तो अभी हमने पहला फैक्ट देखा था हिमालय, ये तो हमारा यंगेस्ट माउंटेन है या न्यू फोल्ड माउंटेन है, ये तो हमारा ऑप्शन जा चुका है। सेकंड अरावली, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जो इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, अरावली। और याद रखना है पहले ये फोल्ड के फॉर्म में था और अभी रेसिडुअल के फॉर्म में है। हमें एक दो फैक्टर याद रखने हैं। जो इंडिया में सेकंड ओल्डेस्ट माउंटेन है वो है विंध्या। और जो हमारे यहाँ पे थर्ड ओल्डेस्ट माउंटेन है वो कौन सा हो जाता है यहाँ पे, सतपुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीलगिरी हिल्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। नीलगिरी की पहाड़ियां किस प्रकार की हैं? हम सभी को बताएं कि बेसिकली जो भी माउंटेन होते हैं, इन जनरल उनको हम तीन टाइप में मान के चलते हैं। एक फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन। अब हम सभी को पता है कि जो नीलगिरी है ना, वो हमारे यहाँ पे किस टाइप का माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर एक दो एडिशनल फैक्ट को जानने की और बात है। तो आपने सुना होगा इंडिया में एक है ईस्टर्न घाट और दूसरा है वेस्टर्न घाट। तो इन दोनों का जो जंक्शन बनता है, जहां भी दोनों आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है। नीलगिरी काफी ज्यादा फेमस है। एक हिल स्टेशन जिसका नाम है ऊटी, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इसकी हाईएस्ट पीक हम सभी को पता है कि वो कौन सी है, डोडा बेटा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गोरम घाट। तो हम सभी ने जैसे हिमालय पे घाट पड़े हैं, ऐसे ही कुछ पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ घाट हो जाते हैं। तो अरावली पर्वत पर एक घाट लोकेटेड है जिसको हम बोलते हैं गोरम घाट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पर हो जाता है ए। अब हमारे लिए एक जानने वाला अच्छा फैक्ट है कि गोरम घाट को ही हम लोग बोलते हैं मेवाड़ का कश्मीर या कश्मीर ऑफ मेवाड़।
तो ऑटोमेटिकली मैं पता चल गया है, मेवाड़ मतलब उदयपुर के आसपास वाला एरिया। तो गोरम घाट भी उदयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। और स्टेट हमारा हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित कीजिए, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ना, जब भी हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, तो हमारे लिए एक सिंपल सा मैप बना लेना है। अब हमसे कहाँ से कहाँ पूछ रहे हैं? दक्षिण से उत्तर। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, यदि हम इंडिया का एक रफ मैप बनाएं, तो ये हमारी हो गई साउथ और ये हो चुका है नॉर्थ। तो हमारे लिए साउथ टू नॉर्थ ले जाने की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोकेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करना चालू करेंगे। तो यदि हम देखें, तो ए हमारे लिए आ जाती है एमपी के मैप के रिस्पेक्ट में, हम देख रहे हैं मैकाल। अब हम आंसर देखेंगे, मैकाल मतलब फर्स्ट, मतलब ए और डी हमारा क्या हो चुका है, ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। अब हम इसके आगे बढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पे हमारे लिए दिखता है मैकाल के बाद, वो क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, बघेलखंड। तो मतलब हमारा 3, मतलब आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, सी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेवाड़ और मारवाड़ के पठार को हम सभी को पता है, अरावली के एक तरफ वाले एरिया को हम बोलते हैं मेवाड़ और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मारवाड़। तो यहाँ भी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो उनको करने का सबसे आसान तरीका है कि एक लाइन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हो चुकी है अरावली रेंजेस, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है मेवाड़, ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है मारवाड़। तो पहला अरावली बिल्कुल सही है। हम सभी ने पढ़ा है कि एक भारत में इनलैंड ड्रेनेज वाली रिवर है जो कि राजस्थान के अरावली से निकलती है, ठीक है, और रण ऑफ कच्छ में जाके एंड हो जाती है। वो रिवर है हमारी लूनी। ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी कैनाल की तरफ। तो हम सभी को पता है, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है हरीके। वहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है और पूरे मारवाड़ को वाटर सप्लाई करती है। इंदिरा गांधी कैनाल ऑप्शन से जा चुका है। तो 3 को हमने एलिमिनेट किया, 1 और 2 हमारे ऑलरेडी थे, तो इसको भी एलिमिनेट किया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ए और बी। अब हमें ना इसी को बहुत ध्यान से समझना है। नेशनल वाटरशेड या राष्ट्रीय जल विभाजक। तो हमारे यहाँ अरावली को नेशनल वाटर शेड का पार्ट मानते हैं। तो 4 भी आंसर सही हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। युमथोंग वैली ऑफ फ्लावर काफी ज्यादा न्यूज में रही है अभी रिसेंटली। आपको पता होगा उसके पीछे कारण क्या था, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में। एक जानने वाला फैक्ट और है कि जो तीस्ता रिवर है वो कहाँ से फ्लो होती है, युमथोंग वैली से। एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्क की लिस्ट में कि एक इंडिया में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखना, यदि इससे वैली ऑफ फ्लावर पूछा है तो वो आंसर हो जाएगा युमथोंग। बट यदि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पूछा है तो वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? अब इस क्वेश्चन को भी हम मैप से कर सकते हैं बहुत आराम से, कि हमारा ये सदर्न इंडिया की बाउंड्री चल रही है, ये हमारा आंध्र प्रदेश चल रहा है, ये हमारा तमिलनाडु, और इनके बॉर्डर पे है पुलिकट लेक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है डी। यहाँ पे जानने का एक एडिशनल फैक्ट है कि हम सभी लोग किताबों में पढ़ते हैं बार बार श्री हरिकोटा, जहाँ पर इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो वो भी कहाँ पे लोकेटेड है हमारे यहाँ, बेसिकली पुलिकट लेक में।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्लेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड के पहले रण ऑफ कच्छ किसका पार्ट था? तो हम सभी को पता है, एक टाइम तक हमारा जो रण ऑफ कच्छ था ना, वो किस में डूबा हुआ था? अरेबियन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर हो जाता है सी। बट अभी जो रण ऑफ कच्छ है ना, इसको हम करंट टाइम में बोलते हैं वाइट सैंड रीजन। क्या बोलते हैं? वाइट सैंड रीजन, या इसी का दूसरा नाम हो जाता है सॉल्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है कि रेगिस्तान में जनरली पानी की कमी होती है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी नाम देखा था एक पिछले क्वेश्चन में, लूनी रिवर। तो रूनी रिवर जो है ना, वो रन ऑफ कच्छ में ही आके इनलैंड ड्रेनेज बनाती है और यहीं पे आके खत्म हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पानी की कमी नहीं है। लेकिन लूनी की वजह से ना, जो भी यहाँ पे सॉल्ट हैं वो पूरे क्या हो चुके हैं? सरफेस पे आ चुके हैं और सॉइल यहाँ से खत्म हो चुकी है। तो इसका नाम हम अगला देते हैं सॉल्ट डेजर्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम डू रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेनली फॉर्म्स? या जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो मुख्य रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? तो सबसे पहला नाम दिया है डेंड्रिटिक या वृक्षाकार, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाता है ए। हम सभी ने देखा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ना, वो इस फॉर्म में फ्लो होती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी आके उनसे मिल जाती है, फिर सब ट्रिब्यूटरी आके मिलती जाती है, फिर और ट्रिब्यूटरी आके मिलती जाती हैं। तो इसको हम जब भी देखते हैं ना, तो बेसिकली हमारे लिए एक ट्री के जैसा पैटर्न दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं वृक्षाकार या डेंड्रिटिक। ठीक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तो भारत में जो गोदावरी है, उसको हम किसका एग्जाम्पल मानते हैं? डेंड्रिटिक का। अब यहाँ पे जो हमारे लिए सेकंड नाम दिया है, उसको हम समझते हैं। तो सेकंड दिया है रेडियल। तो रेडियल जो पैटर्न होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक इन और दूसरा आउट। मतलब क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ सेंट्रल डिप्रेशन है और उसमें बहुत सारी वाटर स्ट्रीम आ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन। दूसरा एग्जाम्पल, एक माउंटेन पीक है और वहां से मल्टीपल रिवर मिल रही हैं, निकलती जा रही है, उसको हम बोलते हैं आउट। इस सब का एग्जाम्पल आपको पता है, आउट कहाँ पे है हमारे यहाँ? अमरकंटक। ठीक है। और इनका एग्जाम्पल है, आप लोग ने नाम सुना होगा, एक अजमेर के पास लेक है जिसको हम बोलते हैं पुष्कर लेक। नेक्स्ट हम आते हैं जिसका नाम लिखा है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मतलब ए भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बह रही है और ट्रिब्यूटरी भी राइट एंगल पे आके इनसे मिलती जा रही हैं। एग्जाम्पल हम सभी को बताएं, एमपी में चंबल। और लास्ट नाम ही बता रहा है, पैरेलल या समानांतर, मतलब एक रिवर और दूसरी रिवर बिना एक दूसरे से मिले हुए बहती जा रही हैं। तो एमपी में आपको बताएं नर्मदा और तापी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्खात भूमि या रेवाइनलैंड, हिंदी नाम हम सभी ने बार बार सुना है, इसको हम बोलते हैं बीहड़। तो जैसे ही बीहड़ आता है, तो आंसर मार्क हो जाता है बी, चंबल वैली। जानिएगा एक चीज फैक्ट और, इसी को हम बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। तो हम सभी ने रटा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर इरोजन। तो जो वाटर इरोजन का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म या भयावह रूप होता है, तो वो कौन होता है हमारे यहाँ पे? बीहड़ या बैडलैंड टोपोग्राफी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोशी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, हमारे भारत में बहुत सारी नदियों को नाम दिया गया है शोक या सौरो। रीजन क्या है कि जब भी ये किसी स्टेट में फ्लो होती है ना, तो वहां पे बहुत सारी चीजों को लेके आती हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्लड। और लोगों की लाइफ में ना कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती यार, परेशानियां ही परेशानियां आती जाती हैं। तो यदि हम बिहार की बात करें, तो बिहार का शोक दिया है क्वेश्चन में कोसी। बंगाल की बात करें तो वो हो जाता है दामोदर। और यदि हम आसाम की बात करें, तो हमारे लिए हो जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर।
ठीक है, अब हमें इनके रीजन बताए हैं कि पूछ रहे हैं कि बेसिकली इसको शो क्या सौरो ऑफ द बिहार क्यों बोलते हैं। तो इनमें हर साल बाढ़ आती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह है अपना कोर्स चेंज करती हैं, बिल्कुल सही है। इवन कोसी के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट आप लोग को बताऊं कि पिछले 200 साल में लगभग 400 किलोमीटर रास्ता बदल चुकी है। ठीक है, आप लोग आज नेट पे जाइए, थोड़ा नेपाल में सर्च करिए डैम्स ऑन कोसी रिवर, तो आपको एक बहुत ही भयावह स्थिति पता चलेगी कि बेचारों ने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा लगा के डैम प्लान किया, और कोसी ने अपना पूरा का पूरा कोर्स चेंज कर दिया। तो बस लास्ट एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि ये कोसी जो आती है ये नेपाल से आती है, और टोटल इसकी 7 स्ट्रीम होती हैं जो मिलके बनाती है कोसी। तो इसी वजह से इसका एक और नाम होता है सप्त कोशी। सप्त कोशी नाम सुना होगा आपने कुछ, संकोसी, अरुण कोसी, इसी टाइप से कुछ रिवर हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तट की नदियां, ठीक है, रिवर्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब हमें समझ में आ चुका है, एस्चुरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डेल्टा सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे बनाती है, वेस्टर्न कोस्ट में इसका एक ही एक्सेप्शन है, और वो कौन सी रिवर है, इंडस। तो ध्यान रखिए इंडस पेनिनसुलर इंडिया की नहीं है, वो कहाँ की है, हिमालय की रिवर है। तो सेकंड एलिमिनेट हुआ। चलिए एलिमिनेट करते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल ड्रेनेज, बिल्कुल सही दिया है, मतलब 1 और 3 में हमारे स्टेटमेंट सही हो चुके हैं। गॉर्ज या रिफ्ट वैली बिल्कुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए यदि सिर्फ ये लिखता प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में या वेस्ट में फ्लो होने वाली रबियां रिवर, तो हम रिफ्ट वैली पे जा सकते थे, गॉर्ज तो वैसे भी नहीं आ रहा था। बट इन्होंने वेस्ट की जगह वेस्टर्न कोस्ट कर दिया है, तो ए भी स्टेटमेंट हो चुका है गलत। तो आंसर हो जाएगा वी, 1 और 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओकाई एवं कारकापारा, हम सभी को पता है ये दोनों प्रोजेक्ट गुजरात में हैं और ताप्ती नदी पर हैं, तो 14 का आंसर यहां पे हो जाता है हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे लिए यहाँ पर रिवर और ओरिजिन बताए गए हैं। माही मेहद लेक बिल्कुल सही है। शेत्रुंजी हम सभी को पता है ये रिवर फ्लो होती है गुजरात में, और त्र्यंबक पहाड़ी है महाराष्ट्र में, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, मतलब आंसर हो चुका है हमारा बी। तो ध्यान रखिए ये जो गुजरात में गिर रेंज है ये वहां से निकलती है, कहाँ से निकलती है, गिर हिल्स या गिर रेंज से। नेक्स्ट लूनी नाग पहाड़ी बिल्कुल सही, मांडवी सोन सागर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फुमडी का संबंध किस झील से है। तो ये नाम आपने सभी ने सुना होगा, फुमडीस। तो आप सभी ने अपने घर में गोबर के कंडे या जिनको हम बोलते हैं गोबर के ओपले हैं वो देखे हैं, सेम उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ। बट साइज इनकी बढ़ा के बहुत बड़ी साइज कर दो, कि इतनी बड़ी साइज कर दो कि आप और हम इस पर सो भी जाएं। ठीक है, इतनी बड़े इन फ्लोटिंग फॉर्मेशन को या फ्लोटिंग आइलैंड से तैरते हुए द्वीप टाइप के मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं फुमड़ी। और ये हमारे लिए मिलते हैं मणिपुर की लोकटक लेक में। तो ये लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे लिए हो जाता है बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, तो हम सभी को पता है अलग अलग टाइप के हॉटस्पॉट होते हैं। आपके मोबाइल में भी हॉटस्पॉट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे बात हो रही इन जनरल टर्म्स में, जिन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो जो वर्ल्ड में टोटल बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं वो हैं 36, और उन 36 में से इंडिया में कितने हैं, टोटल 4 हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं को देखना है। तो वेस्टर्न हिमालय बिल्कुल नहीं है, निकोबार हाँ है, हमने एक नाम सुना होगा सुंडालैंड, तो निकोबार बेसिकली सुंडालैंड का पार्ट हो जाता है। अगला ईस्टर्न हिमालय रीजन बिल्कुल सही है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट बिल्कुल सही है। फोर्थ हमारे लिए याद रखना है, तो वो है इंडिया में वेस्टर्न घाट।
तो हमने फर्स्ट को एलिमिनेट किया, तो आंसर हो गया 2 3 4। तो 17th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन व्हाट इज कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ ग्रेट एक्सप्लोजन। जनसंख्या विस्फोट की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझते हैं 1 मिनट में। तो ये वाला वो पीरियड है ना जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी है, इंडिया में बहुत सारे अकाल या फेमिन्स भी आए हैं, ऐसी ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स रही हैं। तो ध्यान रखिए 1911 से लेके 1921, 1911 टू 1921, दैट इज द ओनली टाइम पीरियड विच सो द नेगेटिव ग्रोथ इन इंडियन पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे हमारी जनसंख्या बेसिकली कम हुई है। अब 21 से 51 में बढ़ी है, बट बहुत स्लो पेस में। अब 51 से लेकर हम 81 के बीच में आ रहे हैं, देश को आज़ादी मिल चुकी है, तो हेल्थ फैसिलिटी हमारे यहाँ बढ़ चुकी हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जो एमएमआर था वो एकदम से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट था वो एकदम से क्या हो गया, हाई हो गया। और इन 30 साल के अंदर में भारत ने अपनी जनसंख्या को अप्रोक्सीमेटली 2x कर लिया था। तो इसी को हम बोलते हैं महान विस्फोट या ग्रेट एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे 18th क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो भारत का सेक्स रेशियो लिंगानुपात 941 बिल्कुल सही। चाइल्ड सेक्स रेशियो गलत 918। तो यहाँ पे 19th क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए हो जाता है बी। लिटरेसी 72.99 बिल्कुल सही। वुमेन लिटरेसी 64.64 बिल्कुल सही। मेल 80.89 ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कैन बेतवा प्रोजेक्ट में कौन कौन इंक्लूड हैं। तो हम सभी को पता है कि इंडिया का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है, जिसका एग्रीमेंट 2005 में हुआ था। और इसमें 3 पार्टी बने थे, एमपी, सेकंड यूपी, और थर्ड हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारे लिए ए। एक दो चीज़ें हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से याद होंगी कि इसमें बेसिकली हम कैन रिवर वाटर सरप्लस और बेतवा वाटर डेफिसिट, मतलब हम कैन रिवर से पानी किस में भेज रहे हैं, बेतवा में। उसी के लिए वहां पे एक बांध बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, दोधन बांध। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका भी सफिशिएंट पार्ट इसमें डूबने वाला है। नेक्स्ट आते हैं संगमरमर या मार्बल। तो हम सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जिसका नाम होता है लाइम स्टोन। तो जब लाइम स्टोन का मेटामॉर्फिक प्रोसेस होती है तो उससे बन जाता है मार्बल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ साथ एक दो बातें हमें जो बहुत ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे यहाँ पे ना लाइमस्टोन सॉरी मार्बल मिलता है एमपी में, वो मिलता है भेड़ाघाट में, जो कि कहाँ पे हमारे यहाँ जबलपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन, द स्टेट ऑफ इंडिया विथ हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे भाई साहब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं संभावनाएं, ना कि और साथ साथ में उत्पादन। तो दोनों ही चीजों में जो फर्स्ट नंबर पर स्टेट है वो है कौन सा, हमारे यहाँ तमिलनाडु। अब जब भी मेरे एमपीपीएससी के साथी दोस्त इंदौर आते हैं तो आप देवास के आसपास कुछ टरबाइन को देखते होगे। तो हम सभी को देख के लगता है यार कि बस देवास में ही 2-4 टरबाइन क्यों हैं, और जगह टरबाइन क्यों नहीं हो पाई हैं। तो उसका रीजन क्या है कि यदि आपको विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो एयर की मिनिमम स्पीड ना 12 से 14 किलोमीटर पर आवर मिलनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे एमपी में हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तमिलनाडु एक कोस्टल स्टेट है, तो वहां पे पोटेंशियल हमेशा क्या बना रहता है, ये हाई बना रहता है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में है। तो सबसे पहले दिया है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग हमें पता है कर्नाटक में है। और जो हमारा चित्रदुर्ग है ये फेमस किस चीज़ के लिए? मैग्नीज के लिए फेमस है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर ए क्रॉस और ऑप्शन नंबर सी क्रॉस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सालेम, तमिलनाडु में, और ये आयरन ओर के लिए। तो 4 के बाद हो जाएगा 3, मतलब हमारा आंसर 23 का हो जाएगा बी। से वेरिफिकेशन के लिए आगे चलेंगे। रांगपो, ये हमारे यहाँ सिक्किम में है और किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉपर के लिए। तो आंसर 1। सबसे लास्ट में हमारा बचा है बैतूल और ये टिन के लिए। तो 4312। तो वेरीफाई भी हो गया आंसर। हमारे यहाँ 23 का आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय मॉनसून से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है अपने मॉनसून के बारे में, आने भी वाला है। तो पता होगा इंडिया में जो मॉनसून सबसे पहले आता है वो आता है अंडमान निकोबार में लगभग 15 मई के आसपास। लेकिन जो इंडिया का मेन लैंड है या जो मुख्य भूमि है, तो वहाँ पे सबसे पहले आता है केरल में लगभग 1 जून के आसपास। और एमपी में हमारे यहाँ पे आता है लगभग 15 जून के आसपास। तो कम समय में अधिकतम वर्षा, बिल्कुल सही है। अधिकतम समय में कम वर्षा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो चुका है 24 का बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब हमारे लिए कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं, हमें उनको उनके ओरिजिनेशन के सोर्स से यहाँ पे मैच कराना है। तो कृष्णा रिवर एक महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है, हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। मतलब कृष्णा मैच हुआ, फर्स्ट एलिमिनेट, थर्ड और फोर्थ। आंसर हो चुका है हमारा सीधा यहाँ पे बी। सिर्फ वेरीफाई हम करेंगे इसके लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। गोदावरी त्र्यंबक नासिक के पास, बिल्कुल सही। कावेरी कर्नाटक में कुर्गे के पास एक जगह है ब्रह्मगिरी, बिल्कुल सही। महानदी अमरकंटक के पास वाली पहाड़ी जिसका नाम है सिहाबा, बिल्कुल सही। तो आंसर हो चुका है 4321। इसी के साथ एक फैक्टर हमें याद रखना है कि जो भारत में सबसे बड़ी नदी है वो होती है गंगा, और सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारे यहाँ गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि विंड क्रिएटेड लेक कि इनमें से किस नदी को वायु ने निर्मित किया है? तो हमारे यहाँ कौन सी है वो? डीडवाना, ये राजस्थान में ना जयपुर के पास है। और अगली चीज ध्यान रखना है कि ये बेसिकली एक सेलाइन वाटर लेक है या खारे पानी की झील है, ठीक है। यदि हम बात करें कोलेरू की, तो इंडिया में एक डेल्टा एक लेक है। नैनीताल में आपको पता होगा कि वो गाना भी है, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो जो हमारे यहाँ नैनीताल है वो टेक्टोनिक टाइप की भी लेक है और साथ में ग्लेशियल लेक भी है कि इसको ग्लेशियर ने बनाया है। और जो चिल्का लेक है ये तो हम सभी को रटा हुआ है कि ये लेक ना होके काइंड ऑफ लेगून है। तो 26 का आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो महानंदा है ये हमारी गंगा रिवर की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है या पूर्वतम नदी हो जाती है हमारी, कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए ए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं या नॉट। दामोदर फ्लो होती है, ताप्ती फ्लो होती है, नर्मदा फ्लो होती है, सिर्फ और सब बेतवा नहीं होती है। तो 28 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है डी हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
भारत में चूना पत्थर और डोलामाइट, तो हम सभी को पता है लाइमस्टोन और डोलामाइट दोनों होते हैं ना, ये मेजर सीमेंट इंडस्ट्री के कंपोनेंट हैं। सीमेंट इंडस्ट्री मेजरली कहाँ मिलती है? एमपी में, तेलंगाना में और राजस्थान में। यहाँ पर मेजर रॉक्स किस सीरीज की है? विंध्या सीरीज की है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश एवं राज्य? तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो हमारे लिए ना एक रफ आउटलाइन बना लेनी है। हमारे लिए क्या करना है? एक रफ आउटलाइन को बनाना है। उससे हमारे लिए साथ सबसे अच्छी चीज क्या हो जाएगी ना, कि हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन सा एरिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो हम एक रफ मैप बना लेते हैं। मान के चलिए कि हमारा क्या हो चुका है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इस तरफ हम देखते हैं तो हमारा आसाम आ जाता है। इसी के नीचे हम देखते हैं बांग्लादेश आ जाता है। यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं तो हमारे लिए एक कंट्री दिख जाती है जिसका नाम क्या है? भूटान। भूटान के पड़ोस में सिक्किम, उसके बाद नेपाल, यहाँ पर बिहार, फिर झारखंड, और सबसे लास्ट में हमारा स्टेट उड़ीसा। तो इस टाइप से हमारा क्या बन जाता है पूरा का पूरा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से मैच करें। नेपाल दिया हुआ है, चाइना हमें पता है इसके ऊपर है, तो ऑप्शन 2 को हम सीधा का सीधा क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने 2 को एलिमिनेट किया तो 134 वाला आंसर ये बच रहा है। अब बाकी हमारे सारे के सारे इसके साथ मैच हो ही रहे थे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? रटा रटाया फैक्ट है, कौन सा है वो? कुंची कल। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। तो ध्यान रखिए, पहले कर्नाटक का ही जोक था, अब कौन सा हो चुका है? कुंचिकल। और जो नदी है उसका नाम है वराही रिवर। और एमपी में अपन सब रट ही चुके हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सा है? बहुटी वाटरफॉल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो हम सभी को पता है यहाँ पे मुरुगबाणी तेलंगाना बिल्कुल सही, वाईसन त्रिपुरा बिल्कुल सही, बनेरघट्टा ये महाराष्ट्र ना होके कहाँ पर है? कर्नाटक में, और तितलियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। शीत ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है? बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन में कि कौन सा आइसोथर्म है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को विंटर में डिवाइड करती है। तो हम सभी को पता है आइसोथर्म एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऐसे प्लेस को कनेक्ट करती है जहां पर टेम्परेचर क्या होता है? इक्वल होता है। तो जो आइसोथर्म डिवाइड करती है वो होती है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 33 क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भारत में शीत ऋतु में वर्षा या विंटर रेनफॉल, हम सभी को पता है विंटर तभी आता है जब हमारे यहाँ से मॉनसून चला जाता है, मतलब लौटता हुआ मानसून, बिल्कुल सही है। अब लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट तक ही लिमिटेड होती है। सेकंड, विंटर में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बर्फबारी होनी चालू हो जाती है, उससे एक ठंडी हवा चलती है जिसको हम बोलते हैं शीतलहर। तो ये पूरी हमारे यहाँ पे होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसको हम बोलते हैं पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून, आने वाला मानसून है, हो नहीं सकता है। जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशंस हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रेनफॉल। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे 1 और 2। तो क्वेश्चन 34 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर सी।
नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। नॉर्वेस्टर एंड बॉर्डरोचिल्ला, हम सभी को पता है अभी हमारे यहाँ पे अभी अप्रैल मई में पानी गिरना चालू हो चुका है, तो मॉनसून तो आया नहीं है, तो कुछ प्री मॉनसून साइक्लोन आना चालू हो जाते हैं, रेनफॉल चालू हो जाती है। तो जब ये जाती है वेस्ट बंगाल में तो इसको हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर, और जब ये जाती है आसाम में तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डो चिल्ला। अगली चीज पता होगी, चाहे असम हो या वेस्ट बंगाल हो, दोनों ही किस चीज के लिए फेमस है? चाय की खेती के लिए या चाय बागान के लिए। तो जब भी ये पानी गिरना चालू होता है ना, तो चाय बागान में ना न्यू लीव्स आ जाती हैं या बढ़िया नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इसी वजह से इसको हमारे यहाँ पे टी शॉवर या चाय की वर्षा भी कह देते हैं। तो जब भी पढ़ें चाय की वर्षा तो कप लेके बाहर मत खड़े हो जाना, इसका मतलब है पानी कहाँ पे गिर रहा है? आसाम और वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट, महाबलेश्वर रिसीव 650 सेंटीमीटर रेनफॉल वाइल पुणे रिसीव ओनली 60 सेंटीमीटर रेनफॉल। महाबलेश्वर में 650 और पुणे में 60 सेंटीमीटर वर्षा। हम सभी पढ़ चुके हैं वेस्टर्न घाट की टोपोग्राफी में कि ये हमारे यहाँ एक माउंटेन चल रहा है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। यहाँ से इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। वेस्टर्न घाट के दो स्लोप हो जाते हैं, तो एक स्लोप को हम बोलते हैं रेन बियरिंग स्लोप, मतलब जहाँ पे बहुत सारा पानी गिरना है। सेकंड को हम बोलते हैं रेन शेडो, जहाँ पे बारिश के बादल नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो महाबलेश्वर है ना, वो है हमारा रेन बियरिंग पे, और पुणे है हमारा रेन शेडो पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु का संबंध किससे है? तो AW का फुल फॉर्म मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोपेन में रट चुके होंगे। तो AW का फुल फॉर्म होता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, इसका मतलब कि यहाँ जो भी बारिश होती है ना, वो गर्मी के बाद होती है। सेकंड चीज, यहाँ पे बारिश का अलग मौसम है, ठंड का अलग मौसम है, गर्मी का अलग मौसम है, थोड़ा बहुत मानसून से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसके लिए? सवाना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं रेगड़ या रेगुर मिट्टी। सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसको हम रेगड़ सॉइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इसको पानी मिलता है ना, तो एकदम से कीचड़ में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही इसको हम सुखाते हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका एक और नाम हो जाता है सेल्फ प्लाउइंग सॉइल या खुद स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर यहाँ पे हो चुका है बी। मेरे निमाड़ के दोस्त आंसर टाइप करेंगे और बताएंगे कि ये किस फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सर्वाधिक जैविक पदार्थ किस मिट्टी में पाए जाते हैं? अब लॉजिकली सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ताजी गिरी मिट्टी, पत्ती वगैरह सारी चीजें। तो ताजी मिट्टी में मतलब ये जो एकदम ताजी गिरी हुई पत्तियां हैं, ये कहाँ मिलेंगी? जो मिट्टी रिसेंट में बन रही है, मतलब पीट सॉइल। 39 का आंसर यहाँ पर हो जाता है डी। एक दो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो पीट सॉइल होती है ना, वो हमारे यहाँ पे ना दलदली एरियाज में, मार्शी लैंड में मिलती है। ठीक है, केरल में आप लोग गए होंगे घूमने, नहीं गए तो जाइए। हमारे लिए घूमना फिरना और अपने देश को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो केरल में आप लोग हाउस बोट की सफारी करने जाएंगे, तो वहाँ पे एक जगह का नाम है एलिपी या अल्पुजा। तो वही पीट सॉइल की काफ़ी फेमस जगह है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। MPPSC का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। आयोग यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। अब इन्होंने हमसे पूछा है नॉर्थ
टू साउथ कुछ माउंटेन रेंजेस को अरेंज करना है। तो हमारे लिए पता है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे आता है नीलगिरी, नीलगिरी से हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमारे लिए मिलता है अन्ना मलाई। अन्ना मलाई के हम नीचे आते हैं तो वहां मिल जाती है पालिनी। उससे आगे बढ़ते हैं तो कार्डमम, और सबसे आखिरी में नगर कोइल। तो यदि हम मैच करें, अन्ना मलाई नगर कोइल गलत हो चुका है, अन्ना मलाई पालिनी कार्डमम नगर कोइल बिल्कुल सही। तो 40 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा, यदि यहाँ पे नगर कोइल नहीं दिया हो तो फिर हमारा आंसर हो जाता है कॉर्डमम। आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है प्री में हमसे, और यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज ना इस फॉर्म में आए हमारे सामने कि भारत का दक्षिणतम या सदर्न मोस्ट माउंटेन कौन सा है, यदि नगर कोइल दिया है तो आंसर नगर कोइल दिया होगा। यदि नगर कोइल नहीं है तो हम मार्क किसको कर देंगे, कार्डमम के लिए, या इसी को हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आइडेंटिफाई द मिसमैच इन दी फॉलोइंग। असुमेलित हम समझ चुके हैं, असुमेलित मतलब 3 सही और 1 क्या होगा, गलत। हमें उसी गलत को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले दिया है मुडेरा विलेज। हाँ, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ना एक सोलर एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया था। तो मोडेरा बेसिकली किस चीज का है, सोलर एनर्जी पार्क का। अगली चीज ध्यान रखिएगा, मोडेरा फेमस क्यों है, कि यहाँ पे भारत का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट या जो पुराने सूर्य मंदिर हैं वो वहाँ पे मोडेरा में स्थित है। एक आपको पता होगा हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, एक आपको पता है हमारे उड़ीसा में भी है। ठीक है, अगला फैक्ट ध्यान रखिए, ये इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज भी है। कौन सा था, मोडेरा। और बाकी आपको एमपी में पता ही होगा कि सांची को भी हमारे यहाँ पे सोलर सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैच दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे कुछ थर्मल पावर प्लांट के नाम दिए गए हैं और हमें उनको मैच करना है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिया हुआ है तालचेर। हम सभी को पता है ये उड़ीसा में है, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4, ए एलिमिनेट हो चुका है। अब आते हैं अपना विंध्या, अरे अपना एमपी वाला आ चुका है। 4 के बाद 1, दोनों एलिमिनेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो चुका है बी। क्लियर हो गया। तो हमें इस प्रकार क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हुए भी चलना है। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हम देख लेंगे फरक्का वेस्ट बंगाल 2, कोरबा छत्तीसगढ़ 3, 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, रटा रटाया फैक्ट है, सबसे पहले हमारे यहाँ केरला 1084। ऑप्शंस में केरला नहीं है। चलिए अब आएंगे सेकंड पे। सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु, कितना 995। ऑप्शन से मैच करेंगे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो चुका है, बी। अब यहाँ पे एक फैक्ट हमें जो बहुत ध्यान से याद रखना है, यदि यदि राज्य की जगह ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी भी दे देते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है पुडुचेरी। केरल के बाद क्या आ जाता है, पुडुचेरी। बट यहाँ पे सिर्फ स्टेट पूछा है, आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग। अभी हमने कुछ पढ़ा था प्री मानसून शॉवर या मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा, उसी के एग्जाम्पल हैं ये। चेरी ब्लॉसम हम सभी को पता है, चेरी ब्लॉसम किस में होता है, कॉफी में, और कॉफी गोवा या कर्नाटक। 4 से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमिनेट, बी एलिमिनेट और सी एलिमिनेट। आंसर हो चुका है डी। बट वेरीफाई करेंगे। काल बैसाख कहाँ पे बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर बॉर्दोली चिल्ला आसाम में। मैंगो शावर या आम बरसा कहाँ बोलते हैं इसको, केरल में। तो 4231 आंसर फिर वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं
ऑप्शन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमसे बेसिकली कुछ ए माउंटेन पास और स्टेट दिए गए हैं। तो बारालाचाला हिमाचल बिल्कुल सही। बुर्जिल तो पहले जम्मू कश्मीर था, अब हो चुका है लद्दाख। तो 45 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। जलेपला सिक्किम बिल्कुल सही। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। तो ऐसा फ्यूल जो हमारे यहाँ पे किससे बनता है, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों के रिमेन से, उनको हम बोलते हैं फॉसिल। कोल सही है, पेट्रोलियम गैस सही है, रोटन गार्बेज सही, यूरेनियम बिल्कुल गलत है। तो 46 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ऐसे क्वेश्चन ना जनरली हमारे कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अबे पूछ रहे हैं वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट डिक्लाइन का रीजन क्या है। लैंडस्लाइड बिल्कुल होगा। झूमिंग होती है। इलीगल लॉजिंग अवैध कटाई होती है। न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल होती है। आंसर हो गया 1 2 3 4 बी। दो नाम ध्यान से रखिएगा। वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए दो कमेटी बनी थी। एक कमेटी का नाम था गाडगिल कमेटी, और सेकंड कमेटी उसका नाम था के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने बाद में अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। करेबा सभी को पता है एक कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट हैं या झील द्वारा निर्मित डिपॉजिट हैं। ये हमारी जो बिमल गुटका आता है उसमें पाई जाने वाली एक फसल होती है, जिसको हम बोलते हैं दाने दाने में केसर। तो उसके लिए फेमस है। और दुनिया जहान में उसको बोलते हैं सेफ्रॉन। और भारत में जो उसकी वैरायटी होती है सेफ्रॉन की या केसर की, उसको हम बोलते हैं जैफरॉन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इंडियन मानसून को अफेक्ट करने वाले हमें पता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जेट स्ट्रीम बिल्कुल सही है। एक नाम सुना होगा, साउथ वेस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, SWTJ होती है, जो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम TG के फॉर्म में। बिल्कुल सही है। लानीना मतलब भारत में बारिश बढ़ जाएगी। अल नीनो मतलब भारत में बारिश कम हो जाएगी। इंडियन ओशियन डाइपोल ये भी अपना पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल इफेक्ट दिखा सकता है, मतलब चारों के चारों। तो 49 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था जब राजस्थान में हम आए थे मारवाड़ और मेवाड़ के लिए, तो मैंने बताया था पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है हरीके। तो वहां पर दो रिवर आके मिलती हैं जिसका नाम होता है ब्यास और सतलज। तो जो इनका कन्फ्लुएंस होता है वहां से एक हमारे यहाँ पे नहर निकलती है जिसका पहले नाम था ग्रेटन राजस्थान कैनाल, या वर्तमान में इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये यदि पूछ लिया जाए कहाँ पे ख़त्म होती है, तो हमारी ख़त्म होती है कहाँ पर, जैसलमेर के पास में। और इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मरु गंगा। क्या बोलते हैं, मरु गंगा। तो 50 का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो इसको डिस्कस करने के पहले दोस्तों हम लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक। मैं भी पानी पीता हूँ, आप भी पानी पीजिए, सभी अपने आप को हाइड्रेट रखिए एकदम।
चलिए दोस्तों, आप सभी ने पानी पी लिया होगा मेरे जैसा, सब हाइड्रेट हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द एरियाज विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वेस्टर्न सिल्वा, वेस्टर्न घाट, महाबलेश्वर, बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मासिमराम, बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही है। कोरोमंडल हमने देखा था अभी, लौटते हुए मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून वाली जगह है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन एलिमिनेट, और आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। भारत की वृद्ध गंगा किस नदी को बोलते हैं? रटा रटाया फैक्ट हमारे लिए, कौन सी रिवर वो हमारे यहाँ पे? गोदावरी। तो 52 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए बी। दो फैक्ट और याद रख लीजिए इसके साथ साथ। यदि पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, क्या नाम पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो वो हम बोलते हैं कावेरी को। लेकिन यदि पूछा जाए दक्षिण गंगा, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण गंगा, तो वो हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ किसको? गोदावरी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सेनोरिटा और फिनिक्स, तो ये टाइडल फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो 53 का आंसर यहां पर हो जाता है ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। एनटीपीसी, बहुत ही सिंपल फैक्ट है, एमपीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। 1975 इंडिया का एक पीएसयू है। और थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी रखिएगा, एमपी में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट कौन चला रहे हैं? एनटीपीसी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। जायकावाड़ी प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले फिर से न्यूज में था। तो ये गोदावरी रिवर पे है और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो 55 का आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 56, कुडनकुलम, ये भी न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है, थोड़ा सा गलत कारण की वजह से, कि तमिलनाडु में जहां पर स्थित है वहां के लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि भैया हमारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चाहिए, कहीं फ्यूचर में फुकुशिमा जैसा डिजास्टर ना हो जाए। तो इंडिया ने इसको रशिया की हेल्प से बनाया है, और यहाँ पे अभी 1,000 मेगावाट की 2 यूनिट वर्किंग हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो ध्यान रखिए, जब से हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है ना, इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है सोलर एनर्जी के लिए। तो इंडिया में अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी के अंडर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें आईएसए के मेंबर, अदानी ग्रुप, एनटीपीसी सब लोग इन्वॉल्व थे। तो ये लगभग 30 गीगावाट, आप समझ रहे हैं, वर्तमान समय में यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ ना, तो जो हमारी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वही लगभग 20 गीगावाट के आसपास है। तो मध्य प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता से बड़ा एक हमारे यहाँ पे प्लांट लगने वाला है रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो इसका नाम बढ़िया अच्छा है, खाडवा एनर्जी पार्क बनने वाला है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए वर्तमान समय में कौन सा है, तो वो है राजस्थान का भडला। क्या नाम है इसका? राजस्थान में भडला। ठीक है, एमपी का हम सबको बताए हैं रीवा वाला। चलिए नेक्स्ट, दुर्गाद्वानी क्रीक, क्रीक मतलब ऑब्वियसली बात है टाइडल एनर्जी। तो 58 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, और ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 पे। अकल तारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हमारा ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर यहाँ पे हो जाता है बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। मैग्नीज के संचित भंडार, अब यहाँ पे देखिए बात रिजर्व की हो रही है, ना कि प्रोडक्शन या उत्पादन की। तो जो हाईएस्ट रिजर्व हैं वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। तो 60 का आंसर हो चुका है बी। बट यदि क्वेश्चन में उल्टा लिखा होता और ये प्रोडक्शन की बात करते, तो आंसर हमारे लिए हो जाता है यहाँ पर एमपी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। गुरु महिषनी, बहुत ही रटा हुआ फैक्ट है,
हम सभी को पता है उड़ीसा की वन ऑफ द फेमस आयरन ओर की माइन है। तो 61 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए बी। तो गुरु महिषनी किसकी है? आयरन ओर की। नेक्स्ट आते हैं अमन, ओस और बोरो। तो जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ फसल के ना 3 सीजन होते हैं। एक को हम बोलते हैं खरीफ जो मानसून के साथ आता है, दूसरा रबी जो वर्षा ऋतु के साथ आता है, और तीसरा होता है जायद जिसको हम गर्मी की ऋतु में लगाते हैं। अब लेकिन पश्चिम बंगाल और जो आसाम है यहाँ पे ना साल भर एक ही चीज की खेती करते हैं ये लोग। और वो किसकी खेती होती है? चावल की। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, अमन, ओस और बोरो। तो बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे यहाँ पे बेसिकली रबी की फसल होती है विंटर वाली, तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है बेसिकली? अमन। अमन मतलब दिसंबर के आसपास। जो हमारे यहाँ पे जायद होती है या हमारे यहाँ बेसिकली किसके आसपास? मार्च के आसपास, वो वहाँ पे क्या हो जाती है? बोरो। और जो हमारी खरीफ की फसल है वो वहाँ पे क्या हो जाती है बेसिकली? औस या जुलाई के आसपास। बस इतनी सी हमें इसके बारे में डिटेल याद में रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन। तो बताएं जो हमारे गुजराती भाई हैं वही हम सबको खाने के लिए मूंगफली पहुंचाते हैं। तो 63 का आंसर यहाँ पे हमारे लिए हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का संकेंद्रण किस राज्य में नहीं है? रटा रटा फैक्ट है। सबसे ज्यादा जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है फर्स्ट नंबर वो है हमारा यूपी। जो सेकंड नंबर है वो है हमारा महाराष्ट्र। केरल में कोई रोल नहीं है, तमिलनाडु में सफिशिएंटली होता है। तो 64 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो जो भी हमारा साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं वो चावल खाते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लोग मोटे हैं, सॉरी गेहूं को खाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरियाज वाले लोग हैं और इन जनरल बूढ़े लोग हैं जो जो बेसिकली नहीं लाइफ स्टाइल का अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, कोर्स ग्रेन, मतलब आंसर हो चुका है डी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो हमने सबने नाम सुना है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो जब वो प्रधानमंत्री थे ना उस समय देश में बहुत भयंकर अकाल आया। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों से सबसे पहले बोला कि हम ना हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे। तो उससे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, इन जनरल सेंस में क्या बोले, अनाज बच जाएगा। तो बट ये परमानेंट सॉल्यूशन तो था नहीं। तो इन्होंने बोला, एक ना मैक्सिको के साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग, इन्होंने उनकी हेल्प ली और इंडिया में एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो दो नाम और याद रखने हैं। एक तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और सेकंड थे उस समय के खाद्य मंत्री जिसका नाम था चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये टोटल 4 लोगों के नाम हमारे लिए ग्रीन रेवोल्यूशन में याद रखने हैं। एक डॉक्टर स्वामीनाथन, नॉर्मन बॉरलॉग, लाल बहादुर शास्त्री और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और हमें पता ही स्टार्ट कब हुआ है? 1966 और 67। तो 66 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 67। ग्रीन रेवोल्यूशन है हरित क्रांति। तो हाई क्वालिटी सीड बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा इरिगेशन चाहिए थी, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जहां जहां भी 2 लिखा हुआ है। आंसर हो गया इसका सी। मैकेनाइजेशन या यंत्रीकरण बहुत जरूरी था। और हमारे लिए क्या था? हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी। समझिए, जैसे जीवन में ना हमारे लिए 2 टाइप के लोग मिलते हैं, जो परिस्थितियों से बदल जाते हैं और दूसरा जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। तो सिमिलर कहानी होती है नदियों के साथ। तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं ना
जो अपना रास्ता बदल देती हैं स्लोप को देख के, और कुछ नदियां स्लोप को ही काट देती हैं और रास्ते में क्या बना देती हैं, गॉर्ज। तो इन सभी नदियों को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। अब यहाँ पर पूछा है नहीं है, सतलुज थी, सिंधु थी, ब्रह्मपुत्र थी, नहीं कौन सी है, चंबल। तो 68 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। सदर्न ऑसिलेशन, हमें पता ही इसका पूरा नाम क्या होता है सदर्न ऑसिलेशन का, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ENSO। मतलब क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर यहां पर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जलवायु परिवर्तन के परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिडेमिक्स या महामारी बिल्कुल बढ़ेगी। हमारे यहाँ सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड और सी कोस्ट बिल्कुल हो रहा है। जल कुंभी ये प्रदूषण से बढ़ती है, मतलब नंबर 3 वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना चालू करते जाओ। तो आंसर हो चुका है 70 का ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा बिल्कुल सही। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव्स हैदराबाद बिल्कुल सही। पंत हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ये हमारे यहाँ पे है। एक सभी ने कहानी पढ़ी होगी स्कूल टाइम पे, अब्बू खा की बकरी, ठीक है। या 12th फेल तो आप सबने देखी ली होगी, वहां पे जो श्रद्धा का शहर था अल्मोड़ा। तो 71 का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए सी, क्योंकि इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो जो बाडी नार है एक गोवा ना होके कहां पर है, गुजरात में। तो 72 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। भारत में मोनोजाइट, तो हम सभी को बताएं केरल के कोस्ट पर एक सैंड मिलती है जिसका नाम होता है मोनेजाइट सैंड। कौन सी सैंड होती है, मोनेजाइट सैंड, ठीक है। अब जो मोनेजाइट सैंड है वहां से हमारे लिए मिलता है थोरियम। तो 73 का आंसर यहां पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। द फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, हरित क्रांति 2.0 की विशेषताएं क्या क्या हैं। ऐसी फसलों को विकसित करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल सही। ए जलवायु परिवर्तन, कीट और बीमारियों के लिए अधिक रेजिस्टेंस बिल्कुल सही। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग करना है। फिर स्टेटमेंट नंबर 3 को काट दो। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का आंसर यहां पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। दूसरी हरित क्रांति, तो हमारे काफी भारत के विकास पुरुष रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं ने नारा दिया था सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो यहाँ पे 75 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। हिरोशिमा की घटना, तो हम सभी को बताएं वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने के लिए अमेरिका ने जापान पर बम फेंके थे। पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, और बम का नाम था लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय के बाद जापान डरा तो है नहीं, फिर उन्होंने 9 अगस्त पे बम फेंका नागासाकी, और बम का नाम रखा था फैट बॉय। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं फुकुशिमा। जो भी मेरे दोस्त जिन्होंने पुराना सिलेबस पढ़ा होगा 18-19 के आसपास, उन सबको पता होगा अपन यहाँ पे फुकुशिमा के बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे। तो ये 11 मार्च 2011 की घटना थी और उसका कारण था भूकंप और सुनामी। तो यहाँ पे 77 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। फ्लैश फ्लड, कहीं भी एकदम से बादल फट जाएं और वहां पे इतनी जल्दी बारिश हो जाए ना कि उसको रोकना हमारे लिए पॉसिबल ना हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड, ठीक है। तो फ्लैश फ्लड का एग्जाम्पल कौन था, उत्तराखंड ट्रेजिडी जो केदारनाथ में आई थी 16 और 17 जून 2023 को, जिसके लिए एक मूवी भी आई है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, केदारनाथ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79।
राज्य आपदा प्रबंधन, अब ध्यान से पढ़िए। इसके बाद ना कार्यकारी समिति लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ना कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो 79 का आंसर यहां पे हो जाता है सी। बट यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम फ्लिप कर दें और यहां पे लिख देते सिर्फ और सिर्फ एचडीएमए, तो वहां पे आंसर हो जाता फिर हमारे यहां पर सीएम या मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप नहीं होता है। डिफॉरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। बिल्कुल उल्टी बात लिख दी है। यदि पेड़ कटेंगे तो बारिश तो कम होगी ना। तो 80 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों एवं आंधियों की उत्पत्ति होती है। रीजन वेयर थंडर स्टॉर्म्स ओरिजिनेटेड, लाइटनिंग एंड क्लाउड्स आर फॉर्म। तो हम सभी को पता है ये सारी चीजें कहां पे होती है? ट्रोपोस्फियर में। तो 81 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। बट मैं निकला हेलीकॉप्टर लेके, तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्ट्रेटोस्फियर में। बस इतनी कुछ चीजें याद रखनी है। रेडियो कम्युनिकेशन आइनो स्फीयर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बेसिकली ओजोन लेयर को डेप्लीट करती है, रेफ्रिजरेटर से भी निकलती है, एयर कंडीशनर से भी, फोम से भी, और कंप्यूटर की पार्ट क्लीनिंग इंडस्ट्री से भी। तो 82 का आंसर यहाँ पे हमारे लिए हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। बालेश्वर मंदिर, जो भी मेरे साथी इंदौर में रहते हैं इन सभी को पता होगा, लास्ट ईयर 30 मार्च को एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी। और एक मंदिर जो कि बावड़ी के ऊपर बना हुआ था, वहां पे उसकी स्लैब टूट गई थी और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो ये घटना है हमारे यहाँ इंदौर की। और डेट भी याद रखिएगा, वो 30 मार्च थी। क्वेश्चन नंबर 84। अभी देखा होगा आपने दिसंबर के महीने में चेन्नई से बहुत ही डरावनी न्यूज आ रही थी कि चेन्नई में एक साइक्लोन आया था जिसके बाद पूरा पानी भर गया था। तो उस साइक्लोन का नाम क्या था? माई चोंग। नाम समझ में ही आ रहा है कि नाम किसने दिया था? ये म्यांमार ने। अब सोचिए, चेन्नई में टकराया है मतलब बंगाल की खाड़ी। चलिए 84 का आंसर यहां पर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। लिहोनक लेक, ये भी चर्चा में रहा है, आपको पता होगा। हाल ही में यहाँ पे क्लाउड बस्ट का इवेंट हुआ था और एक ग्लेशियल लेक आउट बस्ट के फॉर्म में आ चुकी है। तो ये हमारे यहाँ पे है लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक या मीका की माइंस तो कहाँ मिलती हैं? हजारीबाग, कोडरमा, गया और मुंगेर में। तो 86 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। हरित क्रांति के में प्रमुख क्षेत्र नहीं था, ग्रीन रेवॉल्यूशन पंजाब हरियाणा में आई थी, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल पहुंची नहीं है, ना वहाँ की कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी, ना वहाँ के लोगों के लिए उसकी नीड थी, क्योंकि वो लोग बेसिकली किस पे हैं? हॉर्टिकल्चर या सेब की खेती पे। तो 87 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हरित क्रांति के या ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट। तो ग्राउंड वाटर नीचे गया, बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटी बढ़ी, बिल्कुल सही है। सॉइल बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, बिल्कुल सही है। न्यूट्रिएंट बढ़े, ये तो पॉजिटिव हुआ ना हमारे लिए। तो बस हटा दो जहां जहां फोल्ड लिखा हुआ है। तो 88 का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। बहुत ही रटा हुआ फैक्ट है। वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन फादर ऑफ अमूल इंडस्ट्रीज। ठीक है। फुल फॉर्म सभी को पता होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी ना होके कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्वेश्चन नंबर 90। नॉट करेक्टली मैच्ड। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है हमारे यहाँ पे? फिशिंग से रिलेटेड है। येलो ऑयल सीड। बादामी रिवॉल्यूशन बहुत ही रटा हुआ फैक्ट है, ये गलत नहीं करना गलती से भी। किसके लिए था? मसालों के लिए।
और केमिकल फर्टिलाइजर के लिए था हमारे यहाँ ग्रे रेवोल्यूशन, और गोल्डन तो हॉर्टिकल्चर का है ही। तो 90 का आंसर यहाँ पर हो जाता हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा, इसका आंसर तो आप मूवी देख के बता सकते हो, अभी आई भी थी एक मिशन रानीगंज अक्षय कुमार की मूवी, इसलिए मैं कहता हूँ मूवियाँ देखनी चाहिए, उससे आपका बहुत सारा जनरल नॉलेज बढ़ता जाता है। तो जो भारत की सबसे पुरानी कोयले की खदान है वो है पश्चिम बंगाल की रानीगंज। तो 91 का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। सबसे ज़्यादा माइग्रेट, तो ये हमारे देश की विडंबना कह लो या देश की बुराई कह लो, कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करना पड़ता है महिलाओं को, और उसका सबसे बड़ा दुखद कारण होता है उनकी शादी होना, कि उनको शादी के बाद अपना नेटिव प्लेस तो हर हालत में छोड़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। भारत में सर्वाधिक जूट की खेती है हमें पता है, सबसे ज़्यादा होती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद हमारा स्टेट आता है आसाम, और थर्ड नंबर पे होती है बिहार में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेस्ट बंगाल, तो 93 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो डॉक्टर सलीम अली के बारे में आप सभी को पता होगा, ये हमारे देश के एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट रहे हैं, और इनको भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया या पक्षी पुरुष बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये सेंटर है, तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। बट यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज को फ्लिप करते और वो पूछते सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो फिर आंसर हो जाता हमारे लिए श्रीनगर। यदि नेशनल पार्क पूछा गया होता तो ही ये आंसर होता। नेक्स्ट आते हैं अलमाटी डैम। तो अलमाटी डैम का असली जो नाम है ना वो है लाल बहादुर शास्त्री बांध, और ये लोकेटेड है हमारे यहाँ कृष्णा रिवर पर। तो 95 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। प्राणहिता नदी, तो मेरे जो भी एमपी किताब रटने वाले मित्र हैं वो सभी इसको बहुत अच्छे से रट के बैठे होंगे, कि 3 रिवर जाती है हमारे यहाँ से। एक जाती है पैन गंगा, अगली बैन गंगा, ठीक है, और अगली वर्धा। तो जब ये तीनों आपस में मिल जाती हैं तो उससे एक रिवर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्राणहिता, और एक गोदावरी की हो जाती है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। कयाल लेक, कयाल मतलब केरल में पाए जाने वाले बैक वाटर्स, और केरल में बैक वाटर्स, केरल मतलब कहाँ पे, हमारे यहाँ के वेस्टर्न कोस्ट पर। तो 97 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पे जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो जो हमारी दामोदर रिवर है ना, उसके आसपास ना बहुत सारी कोयले की कोयलरीज बनी हुई हैं। एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, वहां पे आपने देखा होगा रामधीर सिंह नाम के कैरेक्टर थे, तो बताते हैं कि कोयले को यदि पानी में डाल दो तो उसका वजन बढ़ जाता है। तो बेसिकली कोयले की इम्प्योरिटी की वजह से ना उसको ट्रांसपोर्टेशन के पहले में उसको धोना पड़ता है, और इसको हम धोते कहाँ पे हैं, बेसिकली दामोदर में। इस वजह से दामोदर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसमें एक्वेटिक लाइफ या जलीय जीव ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट। तो 98 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए डी। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ आते हैं। जैविक जड़ सेतु, सभी को रटा रटाया क्वेश्चन है, हर साल में 4-5 बार भास्कर में फोटो आती रहती है। आंसर रटा हुआ है मेघालय। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम साक्षरता दर हम सभी को पता है, सबसे कम यहाँ की है बिहार। चलिए ऑप्शन में नहीं दिया है, अगला ऑप्शन में आते हैं। दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में
वो भी नहीं दिया है, समस्या हो गई है। तीसरा भी याद रखना जरूरी है, वो कौन सा हमारे यहाँ पे, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हमारे लिए हो जाएगा, वो है बी। यदि मैं बात करूं भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता, तो रटा रटा है, लास्ट ईयर विवाद भी रहा है पीएससी के इस क्वेश्चन पे। तो हमें शुरू के 3 में तो क्लैरिटी थी, केरल मिजोरम, उसके बाद में ही त्रिपुरा और गोवा में पीएससी ने हमें थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारा डिस्कशन आज का एंड होता है। आप फास्ट के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे इस फ्री टेस्ट सीरीज इनिशिएटिव के बारे में, और अगले टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।